हम पढ़ रहे थे भारत की खोज अंतिम दौर पार्ट 2। ठीक है, मुझे लगता है पहले ये वाला ही रिवाइज करा देती हूँ आपका। थोड़ा सा लेयर ले लेते हैं इसको भी। अंतिम दौर भाग 2। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी जी का आगमन। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी क्या बेबसी थी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी का आगमन कब और किस हालात में हुआ था, ये सब पढ़ने वाले हैं। किस तरह से हुआ। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल। यानी कि पहले विश्व युद्ध का कारण क्या था, नरम दल और गरम दल में विभाजन और युद्ध काल में जो लागू किए गए थे नियम और उन पर प्रतिबंध। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और गांधी जी के अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश में हम उम्मीद कर रहे थे कि शांति की स्थापना होगी, देश में कुछ राहत और प्रगति होगी, लेकिन हुआ कि दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल की कड़वाहट और क्रोध का आवेश बढ़ गया। चला जा रहा था। शोषण की इस लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और जीवन क्षीण हो गई थी। यानी कि हमारा जो जी साथ में जी रहे थे उससे वो भी बदतर होते हमारी जीवन शक्ति और भी ज्यादा जो होती जाती। किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। कारखाना मजदूरों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पेज से करते हैं। बुक में देखना क्या हो गया, शायद सही हो गया। हाँ हो गया ठीक हो गया। स्क्रीन नहीं कर पा रही थी मैं शेयर। ये क्या गया। हाँ जी, मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्यवर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे,
यानी कि वो मध्यम वर्ग था, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें लोग बुद्धिमान जो उन मैम आपकी शिक्षकों मैम से वॉइस मैम उनकी क्लियर नहीं आ रही है, मेरी स्क्रीन भी नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आई। यस मैम, यस मैम आ थोड़ी रही मेरी है। कट कट की आवाज आ रही है। मैम स्क्रीन तो आ ही नहीं रही। मैंने नहीं ऑलरेडी मैंने दूसरे फोन से कनेक्ट किया हुआ था। दिखाई देगी सब कुछ। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी यानी कि जब उस समय में जब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि पूरा संसार अंधकार में था, उसमें एक दीपक के समान हो सकते थे। यानी कि जब कुछ भी न सहायता न मिले तो उसमें थोड़ी सी उम्मीद की जो किरण थी, वो भी इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी जी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते। ये क्या होने लगा बेटा? शिबानी ऑडियो म्यूट कीजिए बेटा। आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, सब वीडियो ऑन कीजिए बट ऑडियो म्यूट ही रखिए प्लीज। जहाँ जरूरत है वहीं पर ऑन कीजिएगा, तब तक ऑडियो म्यूट रखिए क्योंकि सब डिस्टर्ब होते हैं इससे। और जब तक अगर आप चैप्टर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। जब तक हमें पता ही नहीं चैप्टर में है क्या तो आंसर कहाँ से देंगे, है ना? इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए बेटा। यानी कि जब सभी लोग निराश हो चुके थे, किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि जो मध्यम वर्ग था उनसे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन वो भी इस सर्वग्रासी अंधकार की उदासी में डूबे हुए थे, में वो लोग भी डूब गए थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी का आगमन एक तेज हवा के झोंके की तरह हुआ। ठीक है, तो तेज हवा की झोंके की तरह हुआ जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वो भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। यानी कि कोई भगवान नहीं आए थे, वो हम में से ही एक निकल के आए थे। हम जैसे मतलब आम आदमियों में से ही निकल आए थे, वे आम आदमियों से ही आए। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी सोचनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो।
उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो उनके शोषण के साथ जिंदा हो। उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी-कभी बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यह एक गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार था नृत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। तो उन्होंने क्या कहा कि यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं, कहते हैं कि तुम इनकी पीठ से उतर जाओ, जो मजदूरों किसानों के मतलब पिछले बने हुए, तो इनसे उतर जाओ कि इनके शोषण के सहारे ही तुम जिंदा हो। वो हमारा शोषण कर रहे यानी कि ज्यादा काम करवा, तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो और तुम उन्हीं के शोषण के सहारे ही जिंदा हो। इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दो। यानी कि जो उन लोगों ने व्यवस्था बना के अपने फायदे के लिए जो व्यवस्था बना के है, तुम उस व्यवस्था को ही समाप्त कर दो। ऐसी व्यवस्था जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो। तो उनकी ऐसी बातें जो उन्होंने हमसे कही, तो हमने उनमें से ज्यादातर बातों को केवल आंशिक रूप से ही माना, तो कभी कभी बिल्कुल ही नहीं माना। जो उन्होंने हमें ऐसा कहा, तो कुछ लोगों ने तो उसको माना, लेकिन बिल्कुल आंशिक रूप से माना, और कुछ ने इसको बिल्कुल भी नहीं माना। लेकिन ये बात तो गुण थी, है ना, क्योंकि बात तो अच्छी थी, उन्होंने बात तो अच्छी की थी, लेकिन यह एक गुण बात थी। तो उनकी शिक्षा का सार कैसा था? उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर खुशहाली है, गरीब लोग भी कैसे खुश रखे जा सके, तो उनकी ध्यान रखते थे, खुशहाली पर ही नजर रखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। यानी कि ब्रिटिश शासक लोग जो थे, वो हमारी जनता पर अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, इसलिए हमारे लोग उनसे डरते थे। ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दमघोटू भय। यानी कि हम लोगों को दमन कर रखा था, हम लोगों को अधीन कर रखा था उन लोगों ने। किन लोगों ने? ब्रिटिश लोगों ने। तो भय, व्यापक दमनकारी दमघोटू भय। सेना का, किसका भय था वो? सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय। जमींदार की तो है, शाहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। करीब खड़ा रहता था मतलब को इसका यही डर लगा रहता था। कैसा कैसा? सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का, अफसरों व जमींदारों का, अंधों का और शाहूकार का, बेकारी और भुखमरी का। तो क्या विचार?
चलिए फिर से स्क्रीन चली गई, हम फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे। बिना स्क्रीन के कैसे पढ़ाई। यानी कि उनको हर कंडीशन में, हर समय में, हर कोई ना कोई भय बना ही रहता था, चाहे वो सेना का हो, पुलिस का हो, जो दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का हो, अफसरों का, जमींदारों के कारिंदों का हो, साहूकार का हो, बेकारी का हो या भुखमरी का हो, लेकिन उनके करीब हमेशा कोई ना कोई डर बना ही रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। यानी कि गांधी जी ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई कि डरो मत और किसी के अधीन मत पड़ो। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया। पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में, यानी कि इतनी मात्रा में कम से कम डर कम हुआ जितने की उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद से तो ज्यादा ही लोगों ने मतलब इस डर को खत्म करने की कोशिश की, इस डर से उबरने की कोशिश की। चारों तरफ फैले हुए इस डर के खिलाफ गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी कि डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का लबादा उठ गया, पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह वैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी जी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्राओं में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया। यानी कि महात्मा गांधी ने जब उनसे कहा कि उनके शोषण के साथ ही जिंदा मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और इस तरह के डर से उभारने के लिए भी बहुत कोशिश की। और उन्होंने एक कठोर आवाज में कहा कि डरो मत। तो कुछ लोगों पर इसका असर भी हुआ, और जैसे जैसे झूठ कम हुआ वैसे वैसे उनका भय भी मतलब भय कम होता गया, डर कम होता गया। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी दिखाई दिया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। तो महात्मा गांधी ने इस तरह से करोड़ों लोगों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रभावित भी किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया, कुछ पर आंतरिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह से नहीं। प्रभाव भी मिटा, ये जो प्रभाव पड़ा किस लोगों पर, तो इतना प्रभाव पड़ गया कि उन्होंने अपनी जीवन शैली को ही चेंज कर दिया, बिल्कुल ही बदल दिया।
और कुछ लोगों पर आंशिक प्रभाव पड़ा खाली, यानी कि थोड़ा बहुत, और फिर प्रभाव मिट गया। तो प्रभाव जब मिटा तो भी पूरी तरह से नहीं मिटा था। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रिया भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास एक सवाल का जवाब भी अलग अलग था। यानी कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सवालों के जवाब भी थे। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सक्रिय यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उनका सहयोग भी किया। कितनी सक्रिय हो पाई ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में एक विशाल किसान यानी कि जब गांधी जी ने कांग्रेस में कदम रखा, उनके संगठन में पहली बार जब प्रवेश किया उन्होंने, तो संविधान में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसमें चेंज आ गया, कुछ परिवर्तन हुआ और उन्होंने उसे लोकतांत्रिक लोक संगठन बनाया। किसको? कांग्रेस संगठन को। कांग्रेस संगठन को उन्होंने लोकतांत्रिक और लोक संगठन बना लिया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने एक नए रूप में एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोगों को हिस्सा दिया गया। नेक्स्ट पेज। यानी कि गांधी जी ने जब कांग्रेस संगठन में प्रवेश किया तो उन्होंने तत्काल ही संविधान में पूरी तरह से एक नया परिवर्तन ला दिया और उन्होंने मतलब लोकतांत्रिक को ही और किसको? कांग्रेस को। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक गठ संगठन बना लिया और उसमें कांग्रेस ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में एक विशाल किसान संगठन दिखाई दिया, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छिपे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। यानी कि मध्य वर्ग के लोग मतलब वहां पर कम ही लोग थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेती हर चरित्र बढ़ने लगा, क्योंकि ज्यादातर किसान लोग थे। किसान लोगों का एक उन्होंने एक संगठन तैयार किया है ना। तो
अब उसका खेती हक चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। यानी कि जो उन्होंने मजदूर संगठन बनाया था, किसान संगठन बनाया था, उसमें बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। और उनका खेती हक का चरित्र बढ़ने लगा था, और उसमें औद्योगिक मजदूरों ने भी हिस्सा लिया। वे लोग भी आए थे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में आए थे, वो अलग से संगठित रूप में नहीं आए थे। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सैकड़ीयता। यानी कि जो एक किसान संगठन था, इनका लक्ष्य और आधार भी सैकड़ीयता था। ऐसी सैकड़ीयता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति था। अब तक जो विकल्प थे, उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना। हिंसक मतलब जिसमें मार काट, अत्याचार वगैरह हो। तो ये मार काट वाली कार्रवाई थी उसमें। यानी कि इससे पहले जो था, इनको जो सक्रियता दिखाई, वो तो एक शांतिपूर्ण पद्धति थी। और अब तक जो विकल्प थे, उसमें से केवल बातचीत करना, प्रस्ताव पारित करना, अथवा हिंसक कार्रवाई करना था। यानी कि प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मार कूट ये मार धाड़ वगैरह थी। इन दोनों तरीकों को एक तरफ से हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की। ओबियसली किसी को मारना काटना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो इस कार्य की विशेष रूप से निंदा की गई। जो बातचीत से प्रस्ताव पारित करना था और हिंसक कार्रवाई करना था, इन दोनों तरफ के ये जो दोनों तरफ के थे संगठन के, वो हटा दिए गए थे। और वहां से इन सब के हटाकर वहां से हिंसा की जो बात थी, वो हिंसा की विशेष रूप से निंदा भी की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। यानी कि जो पहले का काम करने का तरीका था, उसको बिल्कुल बदल दिया गया। जो पहले का था, जिसमें हिंसा थी, उसको हटा दिया गया था और एक नया तरीका निकाला गया था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया, जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। यानी कि इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था, उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट है, उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। यानी कि एक जो नया तरीका निकाला गया था, और वो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण था, उसमें कोई हिंसा का कोई स्थान नहीं था, और इसको मंजूर भी किया गया। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था, उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं था। ओबियसली जो बात गलत है, वो गलत है, उसके सामने जबरदस्ती सिर क्यों झुकाए।
तो जो बात उनको गलत लगती थी उसके साथ आगे से झुकाना उनको मंजूर नहीं था। जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थी उन्हें भी खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे हुए सक्रिय व्यक्ति थे। ध्यान दीजिए बेटा, ये भी मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, और यहाँ सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए बेटा, ये टॉपिक्स ध्यान बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके डाउट क्लियर किए जाएंगे। किसी को कोई डाउट भी हो तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे हुए सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। इसमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी। गर्ची ने ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से वो करते थे। यानी कि एक ही लगाए और ले लिया है, जितने कोशिश कर। वे एक विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे, गतिशील ऊर्जा से भरे हुए सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के आगे सिर झुकाया जिसे वे बुरा मानते थे। यानी कि जो बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि भाई ये बात गलत है, उसके सामने उन्होंने कभी भी सिर नहीं झुकाया। यानी कि उनकी नजर में जो बुरा है या गलत है वो गलत है। तो जो जिस बात को भी वो बुरा मान लेते थे उसके सामने वो कभी सिर नहीं झुकाते। इसमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी। करने वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जैसा कि हमने पढ़ा वो बहुत ज्यादा सक्रिय, ऊर्जावान, गतिशील ऊर्जावान थे और सक्रिय व्यक्ति थे। गतिशील ऊर्जा से भरे हुए सक्रिय व्यक्ति थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। यानी कि वो गतिशील ऊर्जा से भरे हुए सक्रिय व्यक्ति तो थे ही, उन्हें सक्रियता का आह्वान भी दोहरा था, डबल था उनमें। और जाहिर सी बात है कि विदेशी शासन को चुनौती देने में और उनका मुकाबला करने की सक्रियता तो उसमें थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। जो हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनसे लड़ने की भी सक्रियता थी उनमें।
कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना भी शामिल था। हाँ जी, यानी कि उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया दलित जातियों को ऊपर उठाने। दलित जातियां मतलब छोटी जात के लोग जो थे, छोटी कास्ट के लोग होते हैं, जो उनको भी ऊपर उठाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया और छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना भी शामिल था। यानी कि छुआछूत का जो चल रहा था उस टाइम, ये छोटी जाति से बड़ी जाति से इस तरह से छुआछूत थी, तो उसको खत्म करने भी के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। यानी कि इस कार्य में भी वो प्रयासरत रहे।